जय हिंद बच्चों। आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका ये साल भी पिछले साल की तरह मंगलमय रहे और अच्छा रहे। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एटम के बारे में, परमाणु के बारे में, कि परमाणु में अंदर क्या होता है, कौन से कण होते हैं और परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एटम, परमाणु और परमाणु में अंदर किस प्रकार का मैकेनिज्म होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, हमें यह तो पता है कि परमाणु में क्या होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये तो हम सब ने पढ़ रखा है कि परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये किस प्रकार से होते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बच्चों, जो परमाणु होता है उसको सबसे पहले उसकी जो घोषणा की थी या किसी ने उसके बारे में बताया था, तो वो होते महर्षि कणाद, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा भी कण होता है, मतलब पदार्थ को यदि छोटा करते रहें तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो इतना छोटा हो जाएगा कि उसके बाद में उसको और छोटा नहीं किया जा सकता, उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो जो वो कण सबसे छोटा वाला बनेगा उसे परमाणु कहा जाएगा। ऐसा कहा था महर्षि कणाद ने। इसका इन्होंने कोई सत्यापित नहीं किया था, कोई प्रूफ नहीं दिया था कि हाँ ऐसा होता है, इसलिए इनके जो भविष्यवाणी थी उसे एक भविष्यवाणी माना गया। लेकिन इन्हीं के कहने पर परमाणु को कण भी नाम दिया। ठीक है, इनके जो इनको रेस्पेक्ट दिया जाना चाहिए था उस हिसाब से। बच्चों, परमाणु जो होता है इस प्रकार होता है कि उसमें अंदर जो नाभिक होता है उसमें तो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये होता है बेसिक परमाणु के बारे में कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में, जो इलेक्ट्रॉन से ये चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में। अलग अलग ऊर्जा स्तरों की कक्षा होती है जिनमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनकी खुद की ऊर्जा के हिसाब से। तो ये है परमाणु के बारे में। एक बार डेफिनेशन देख लो कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहा जाता है। और परमाणु में 3 कण होते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव आवेश वाला होता है, न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है नेगेटिव आवेश वाला। ये है परमाणु के बारे में बेसिक, जो आपने अब तक पढ़ भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा। इसके बाद में हमने परमाणु का फोटो दिया हुआ है कि परमाणु किस तरह का होता है। बच्चों, जैसे केपलर के नियम में हमने पढ़ा था कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इसमें भी थोड़ा सीन वैसा ही है कि जैसे ये सन है, केपलर के नियम में ये सन था जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, और इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस या नाभिक। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को मिला के क्या कहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिला के कहते हैं बच्चों न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में रहते हैं, इसलिए जो न्यूक्लियस में रहते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन्स कह दिया। और जो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ऋणावेश चक्कर लगा रहा है, इसे कहते हैं शेल या कक्षा। ठीक है, इतना क्लियर है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहाँ रहेंगे उन्हें नाभिक कहा जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मिला के क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स। इलेक्ट्रॉन जहाँ चक्कर लगाता है उसे कहते हैं कक्षा या शेल।
टाइप का होता है बच्चों। जो परमाणु का मॉडल होता है इस प्रकार का होता है। हमें जनरली ये बताया जाता है कि नाभिक है और यहाँ पे चक्कर लगाते हैं, लेकिन बच्चों चक्कर 3D में होते हैं। जैसे इसने इस प्रकार से लगाया चक्कर, ठीक है, 3D में चक्कर होते हैं, जिनका अगर फोटो बनाया जाए, डायग्राम बनाया जाए तो वो इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे जो जो ब्लू वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेश। जो प्रोटॉन है वो है भगवा कलर के यानी कि प्रोटॉन्स पॉजिटिव। और जो सिल्वर जैसे जो कण आपको दिखाई दे रहे हैं वो है न्यूट्रॉन्स, जो उदासीन होते हैं, उन पर कोई आवेश नहीं होता, वो अनावेशित नहीं कह रहा हूँ बच्चों, मैं कह रहा हूँ उदासीन। हो सकता है कि प्रोटॉन जिनसे मिलके बना हो वो उनका आवेश एक दूसरे को निरस्त कर रहा हो, इसलिए ये उदासीन है। ठीक है, अनावेशित नहीं कहा, उदासीन कहा है। आइए अब इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। बच्चों इलेक्ट्रॉन को ई से दर्शाते हैं। इस पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। और ये जो आवेश है ये ऋणावेश होता है, ऋणात्मक प्रकृति का होता है। यह एक ऋणावेशित कण है और आवेश भी इसका ऋणावेश होता है। जो इसका द्रव्यमान है बच्चों वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में 3 चीज़ें तो हमेशा याद रहनी चाहिए। एक तो उन पर आवेश, उनका मास यानी कि द्रव्यमान, और तीसरा है उनकी खोज किसने की। जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। और आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसके बाद में हम बात करेंगे बच्चों प्रोटॉन की। प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, बस फर्क इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है और जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव होता है, और एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, निरस्त करते हैं। इसलिए परमाणु पर आवेश नहीं होता, परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, प्रोटॉन धनावेशित कण है। प्रोटॉन पर आवेश कितना, जितना इलेक्ट्रॉन पे, और वो पॉजिटिव में। और द्रव्यमान कितना, प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान होता है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। और जो इसके खोजकर्ता थे वो थे गोल्डस्टीन। खोजकर्ता गोल्डस्टीन थे। उन्होंने बताया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जैसा ही एक कण है जिस पर इलेक्ट्रॉन के विपरीत आवेश है। गोल्डस्टीन ने क्या बताया? गोल्डस्टीन ने बताया कि परमाणु में एक ऐसा कण भी, ऐसा एलिमेंट्री पार्टिकल भी विद्यमान है जिस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत है, वो मात्रा में इलेक्ट्रॉन के बराबर है। लेकिन जो प्रोटॉन नाम दिया था वो नाम दिया था रदरफोर्ड ने। इसके बाद में अगला हमारा कण आएगा न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन क्या है, कितना आवेश होता है बच्चों? न्यूट्रॉन उदासीन होता है। उदासीन मतलब जिसका आवेश 0 हो। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। और द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा।
प्रोटॉन पर था 1.674 सॉरी 27, इस पर होता है 1.6749। बच्चों जो प्रोटॉन है उस पर ये होता है, न्यूट्रॉन पर ये होता है। यानी कि यहाँ तक तो सेम है, यहाँ पे 2 और 4 का फर्क है। फिर भी 10 की घात -27 बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए जो प्रोटॉन का आवेश है उसको न्यूट्रॉन के आवेश के बराबर ही मानते हैं, क्योंकि पॉइंट्स में इतना दूर जाने पर और 10 की घात -27 बच्चों बहुत ही ज़्यादा अल्प लेवल हो जाता है, इसलिए दोनों के आवेश को बराबर ही माना जाता है। और जो प्रोटॉन के खोज करता थे, सॉरी जो न्यूट्रॉन के खोज करता थे वो थे जेम्स चैडविक। बच्चों हमने सबसे पहले बात की इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद में हमने बात की प्रोटॉन की, उसके बाद में बात की न्यूट्रॉन की। ठीक है, हम इनके बारे में एक टेबल बनाते हैं। पहला हमारा पॉइंट है आवेश। पहले हम बात करेंगे आवेश की। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना, माइनस में कितना 1.6 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। प्रोटॉन पे कितना, इतना ही लेकिन प्लस में। न्यूट्रॉन आवेश रहित। जो इसके बाद में अगला हम कंपैरिजन करेंगे इनके द्रव्यमान में। द्रव्यमान की बात करें अगर, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, इलेक्ट्रॉन का। इसके बाद में आता है बच्चों प्रोटॉन का। प्रोटॉन का होता है 1.672 उसकी घात -27 किलोग्राम। और इसी प्रकार से जो न्यूट्रॉन का है वो होगा 1.6749। बच्चों आप 1.67 भी याद रखोगे, इतना भी पर्याप्त होता है। हमने पूरा इसलिए बताया ताकि आपको बता सके कि एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन सभी प्रयोगों में बराबर माना जाता है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है बच्चों कि खोज करता कौन। ठीक है, खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की किसने की, थॉमसन ने। ओके, प्रोटॉन की किसने की, गोल्डस्टीन। इन्होंने तो खोज की। बच्चों नाम किसने दिया, नामकरण दिया था रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भैया, जेम्स चैडविक। आपको ये 9 पॉइंट याद रखने हैं। एक क्वेश्चन तो इन 9 पॉइंट्स में से कंफर्म है कि एक क्वेश्चन तो आप कर लोगे। इसके बाद में एक नोट है बच्चों, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन बेरियंस परिवार के होते हैं। बच्चों बेरियंस क्या होते हैं, पहले ये समझा देता हूँ कि बेरियंस क्या होते हैं। बच्चों हमें अभी तक ये बताया गया था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु के सबसे छोटे कण होते हैं जिनसे परमाणु बना हुआ होता है। लेकिन बच्चों बाद की खोज में ये पता चला कि
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से छोटे भी कण होते हैं। जब हमने और ज़्यादा खोजें की और ज़्यादा पता लगाया तो हमें पता चला कि क्वार्क जो कण होते हैं, क्वार्क जो कण होते हैं, क्वार्क इसे क्वार्क्स बोलते हैं, ये जो कण होते हैं ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से भी काफ़ी छोटे होते हैं। तो बेरियन वे कण होते हैं, उनको बेरियन फैमिली में या बेरियन परिवार में रखा जाता है, जो 3 क्वार्क कण से मिलकर बने होते हैं। 3 क्वार्क कण मिलके यदि एक कण बनाते हैं तो उन सबको बेरियंस में रखा जाता है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो 3 क्वार्क कणों से बने हुए होते हैं, इसलिए बेरियन फैमिली में, बेरियन परिवार में रखा जाता है। बच्चों इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन परिवार के होते हैं। और लेप्टॉन परिवार क्या होता है? बच्चों लेप्टॉन परिवार होता है जिनको क्वार्क से मिलकर नहीं बनाया जा सकता, क्वार्क रहित। ये लेप्टॉन खुद सबसे छोटे कण ही होते हैं, इनका निर्माण क्वार्क की सहायता से नहीं होता है, वे होते हैं लेप्टॉन परिवार में। तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में समझ में आया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो बेरियंस होते हैं, बेरियन परिवार के होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेप्टॉन होते हैं, उनमें क्वार्क कण का सीन नहीं होता है, क्वार्क कण से बने हुए नहीं होते हैं। इसी प्रकार से अगला जो टॉपिक है, अगला जो नोट है वो इस प्रकार है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के पास लेकर जाएं तो उसमें न तो आकर्षण होगा न ही प्रतिकर्षण। जो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव होता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है आवेश रहित होता है। यदि किसी आवेश को आवेश रहित के पास लेके जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, उसमें ना तो आकर्षण होगा और ना ही होगा प्रतिकर्षण। उसमें ऐसा कोई सीन ही नहीं है, ऐसा कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वो प्रतिक्रिया करेगा ही नहीं, उसके पास आवेश ही नहीं है। इसके बाद में है बच्चों नाभिक का संगठन। ये नाभिक कैसे बना हुआ होता है और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। नाभिक को इस प्रकार दर्शाया जाता है, या कहीं कहीं किताबों में आपको इस प्रकार से भी मिल सकता है। या एक्स का मतलब है कि उसका सिंबल, जिस तत्व को हम दर्शा रहे हैं उस तत्व का सिंबल होगा। जैसे एल्यूमिनियम है, एल से दर्शाते हैं, तो एल का परमाणु क्रमांक होता है 13 और इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 24। समस्थानिक की बात कर सकते हैं, समस्थानिक में कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दर्शाएंगे। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु का जो नाभिक है उसमें कौन कौन होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, दोनों मिलकर जहां रहेंगे उसे कहेंगे नाभिक। और जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इतना हमने क्लियर कर लिया था। इसके बाद में है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समूह को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, और कैसे दर्शाते हैं? परमाणु का सिंबल, सॉरी तत्व का सिंबल, उसमें नीचे के पैर की तरफ, यानी कि दाहिने पैर की तरफ हम रखेंगे परमाणु क्रमांक। यानी कि हम किसी तत्व को देखें, ऐसे लिखा हुआ है
तो हम समझ जाएंगे कि जो सोडियम है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11। और ऊपर की साइड कुछ लिखा हुआ हो या इधर की साइड लिखा हुआ हो तो हम समझ जाएंगे कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, जिसे परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं, वो कितनी है, 23। यानी कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितने हैं, 23। जैसे इसी को ले लो बच्चों, ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 8 का मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक कितना है, 8। 16 का मतलब क्या है, परमाणु द्रव्यमान, या आप भार भी कह सकते हैं। वो कितना है, 16। 16 मतलब क्या, इसमें परमाणु क्रमांक 8 है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या। यदि इस 16 में प्रोटॉनों की संख्या 8 है, 16 तो क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन की संख्या 8 है तो बच्चों न्यूट्रॉन की कितनी हो जाएगी, न्यूट्रॉन की भी 8 हो जाएगी। और इसमें नोट भी यही है कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। और एक किसकी बात हो रही है, तत्व की। तत्व में तत्व उदासीन होता है बच्चों, और उदासीन जो तत्व है उसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जब यही तत्व, यह तत्व जब आयन बनता है, जैसे Al+3, बच्चों इसे हम तत्व नहीं कहेंगे। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं और ये धनावेशित है, यह तत्व नहीं है, इसे कहेंगे आयन। इसे तत्व जब कहते जब इसमें कोई आवेश नहीं होता। इसके बाद में है बच्चों हमारे लिए समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं, सोचिए, आपने 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा बच्चों। समस्थानिक होते हैं कि जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो। इतना क्लियर है कि अगर प्रोटॉनों की संख्या समान है तो तत्व नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, जैसे अगर किसी में प्रोटॉन 8 है और उसमें न्यूट्रॉन कम ज़्यादा भी हो रहे हैं, 6 भी हो रहे हैं, 7 भी हो रहे हैं, 8 भी हो रहे हैं, तो प्रोटॉन तो फिक्स है 8 है। ये तो पक्का हो गया कि 8 प्रोटॉन मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो है, उसके साथ में अगर न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज भी हो रही है तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन परमाणु के समस्थानिक। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो फिक्स है, प्रोटॉनों की संख्या समान है इसलिए। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, यानी कि प्रोटॉन की संख्या तो हो गई समान, और परमाणु भार अलग अलग होता है। क्या बदलता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों का समूह है नाभिक में अंदर, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के जो परमाणु भार बनता है वो बदल रहा है। बेसिकली क्या बदल रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या बदल रही है। ऐसा ही उदाहरण देखने को मिलता है हाइड्रोजन में। इसमें होता है 1H1, 1H2 एंड 1H3। जो 1H1 है उसे प्रोटियम कहा जाता है। और प्रोटियम में ऐसा सीन होता है कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, एक प्रोटॉन होता है और उसी के कारण परमाणु भार होता है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, तो इन्हें कहते हैं 1H1। जो ड्यूटेरियम है इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के कारण
परमाणु क्रमांक इसका 1 रहता है और जो एक न्यूट्रॉन है उसको प्रोटॉन में जोड़ के परमाणु भार 2 हो जाता है। उसी प्रकार से एक और समस्थानिक होता है ट्राइटियम। बच्चों ये तीनों हाइड्रोजन के ही समस्थानिक है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 2। न्यूट्रॉनों की संख्या 2, तो इसे कहते हैं 1h3। 3 में एक तो प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, इसलिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए 1h1, 1h2 और 1h3। 1h1 को कहेंगे प्रोटियम, 1h2 को कहेंगे ड्यूटीरियम और 1h3 को कहेंगे ट्राइटियम। बच्चों ये था समस्थानिक। समस्थानिक के बाद में पढ़ लेते हैं संभारिक को कि संभारिक क्या होते हैं। बच्चों संभारिक में एक चीज फिक्स है कि प्रोटॉनों की संख्या बदलेगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि यदि प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदलती तो हम इसे समस्थानिक की श्रेणी में रखते। चूंकि प्रोटॉनों की संख्या बदलना जरूरी है, प्रोटॉनों की संख्या बदल रही है, इसलिए हम इसे संभारिक की श्रेणी में रख सकते हैं। ये समस्थानिक तो नहीं है, ये पक्का हो गया। संभारिक क्या होंगे? जिनका भार समान हो, यानी कि किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हों। परमाणु क्रमांक अलग मतलब प्रोटॉनों की संख्या अलग परंतु परमाणु भार सेम हो। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो ऐसे कण क्या हो जाएंगे? ऐसे तत्व क्या हो जाएंगे? समभारिक। जैसे आप देख लो कि SA40, इसमें कितना होता है? सल्फर में 16, क्लोरीन है 17, इसमें कितना है? 40। ये है समस्थानिक। इसमें प्रोटॉन कितने 16। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? प्रोटॉन 16 है तो इलेक्ट्रॉन भी 16 होंगे क्योंकि ये तत्व है, आवेश रहित है। बच्चों इसमें न्यूट्रॉन कितने? टोटल 40 है, 16 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 24। इसी प्रकार से हम क्लोरीन में निकालते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? इलेक्ट्रॉन कितने? 17। प्रोटॉन कितने? 17 और न्यूट्रॉन कितने? 23। ऐसा क्यों हुआ? इसमें 23 है, इसमें 24 है, प्रोटॉन भी अलग है, इलेक्ट्रॉन भी अलग है, तीनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये संभारिक है। क्यों? क्योंकि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ा गया तो कितना आ रहा है? 40। इधर भी कितना आता है? 40। और संभारिक में क्यों रखा? क्योंकि संभारिक की परिभाषा ही यह है कि परमाणु क्रमांक भले ही अलग हो, परमाणु भार समान होना चाहिए। परमाणु भार समान होना मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या समान होना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग समान होना। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सल्फर 40 और क्लोरीन 40। बच्चों इस प्रकार से हमने समस्थानिक तक और संभारिक तक पूरा पढ़ लिया। आगे की क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप नववर्ष मनाइए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नववर्ष आपके लिए मंगलमय होगा। जय हिंद, जय भारत।